नमस्कार, मैं अमन त्रिपाठी हूं और आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा में, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जहां बात होती है जन सरोकार की, जहां बात होती है ऐसे मुद्दों की जो जनता से जुड़े हुए होते हैं और उन्हें राजनीतिक दल किसी ना किसी कारणवश छोड़ देते हैं या भूल जाते हैं, उन्हीं मुद्दों पर बात करता है आईपा। और आज इन्हीं मुद्दों पर हम बात करने के लिए आए हैं कौशाम्बी जनपद के सिराथू विधानसभा 251 क्षेत्र में कड़ा में। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के संभावित प्रत्याशी वेद प्रकाश पांडे जी। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आप हमारी इस आईपा के द्वारा जो चलाई जा रही मुहिम है उस पर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपके संगठन ने, इस पूरे संगठन ने प्रगतिशील राजनीति को एक मौका देने का काम किया है, इससे राजनीति में नवाचार, जो एक नवाचार को बढ़ावा मिलेगा, इसके लिए पूरा संगठन, इसके सभी एक एक लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जी, अच्छा, आजकल की जो चलन की राजनीति का जो तरीका है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? मौजूदा समय में जिस तरह से राजनीति में धन और अपराधीकरण का समावेश हुआ है, उससे प्रजातांत्रिक जो भारत में आज़ादी के समय जो हमारे देश के जितने भी महापुरुष थे जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष में अपने प्राण त्यागे, जो उनके मूल्य थे, जो उनकी सोच थी, धन और बाहुबल अपराधीकरण ने उस सोच को कहीं ना कहीं कुठाराघात किया है और ये देश के जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनका ह्रास है। ऐसे में यदि राजनीति से धन और अपराधीकरण हटाया जाए तो ये देश के प्रजातांत्रिक व्यवस्था के लिए बहुत उचित रहेगा। अच्छा, जैसे कि यह देखा जाता है कि आजकल जो मूल विषय होता है चुनाव से पहले तो वह दिखता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा क्षेत्र में, लेकिन जब चुनाव नज़दीक आता है तो कहीं ना कहीं भावनात्मक मुद्दों पर हो जाता है। इसके पीछे आप किसकी वजह समझते हैं और किसकी खामी समझते हैं? जो भी राजनीतिक दल सत्ता में आता है, सत्ता में आते वक्त पहले घोषणा पत्र बनाता है, अपने घोषणा पत्र के आधार पर वो चुनाव पर जाता है। लेकिन जब व्यक्ति कोई सत्ता में आता है, वो उस देश का मुखिया, वहाँ का मुख्यमंत्री बनता है, प्रधानमंत्री बनता है या तो कोई पद पाता है, तो उसके साथ दिक्कत ये होती है कि जो उन्होंने जो वादे जनता से किए होते हैं, जो काम किया होता है जनता से, वो उस पर खरा नहीं उतरता है। ऐसे में उनके पास एक ही चारा बचता है कि वो शिक्षा, रोजगार और विकास, इनसे लोगों को ध्यान भटकाए, और जिसका एक ही कारण बनता है, जिसका एक ही वजह बनती है जिससे लोग ध्यान भटक सके, वो सिर्फ और सिर्फ किसी के भावना पर, जो चूंकि भारतीय भावनात्मक होता है इसलिए उसके भावना पर वार करके उसको अपने ओर प्रोग्रेसिव राजनीति से भावनात्मक राजनीति को डाइवर्ट करके वोट के लिए वो करना, इससे ये ठीक है तो नहीं है। लेकिन जिस समय मौजूदा चलन है वो भावनात्मक राजनीति का है। सभी लोग, चाहे वो जातिवाद या धर्मवाद के पिच पे खेलना सबके लिए आसान होता है, इसलिए विकास की बातें विभिन्न राजनीतिक दल नहीं करते हैं। अच्छा, शिक्षा, स्वास्थ्य या विकास, यह सब सर्वांगीण राजनीति का हिस्सा बने, ऐसा क्या किया जाए, क्या उपाय है इसका? पहले तो सभी राजनीतिक दल जो राजनीति के पुरोधा हैं उनको विचार करना चाहिए, और सबसे पहले अपराधीकरण, जो इस समय अपराधीकरण का बड़े बड़े माफिया हैं, बाहुबली, उन्होंने राजनीति को अपना ठौर बना लिया है और पैसे का इस्तेमाल कर वो राजनीति में घुस जाते हैं। और यही चीज़ व्यापारियों के साथ भी है। तो जब व्यापारी और अपराधी राजनीति में आता है, उससे सिर्फ राजनीति का नुकसान होता है, चूंकि वह उसे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यापारी व्यापार के लिए उपयोग करेगा, अपराधी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। तो यदि अपराधी और व्यापारी का मतलब मेरा व्यापारी व्यक्तिगत से नहीं है, जो राजनीति का उपयोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करे, उसे मैं व्यापारी कह रहा हूँ। जी। मतलब व्यापारी, आप व्यापार करते हैं, आप प्योर राजनीति में हो, लेकिन जो साथ में अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए राजनीति का उपयोग करते हैं वो उचित नहीं है, चाहे वो अपराधी हो चाहे वो व्यापार हो। जैसे कि हम सभी, पूरा जनपदवासी जानता है कि कांग्रेस पार्टी को आपने एक नई ऊर्जा दी है। जब से आपने इस क्षेत्र में आपने कदम रखा है, कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आप जिंदा रखे हुए हैं कौशाम्बी में। तो आपको क्या लगता है, आप लगातार क्षेत्र से लोगों से भी मिलते हैं, इस बार चुनाव में कांग्रेस के लिए क्या रुझान है जनता का? चूँकि आज 32 साल से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं रही है, तो 32 सालों में चाहे वो सपा रही हो, चाहे वो बसपा रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो,
एक हमारे यहाँ कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसे करके इन्होंने बांट बांट के खाया है। इसलिए पहले भी लोग भ्रष्टाचार का विरोध करते रहे हैं। किसी ने सपा को कानून का वो हत्यारा बताया, किसी ने मायावती जी को धन का और भ्रष्टाचार में बताया। लेकिन चुनाव के बाद इन मुद्दों को गौण कर दिया गया। सभी लोग एक थाली में रहे, एक जगह व्यवस्था रहे, किसी के खिलाफ मुकदमे नहीं लिखे गए। इससे साबित होता है कि ये लोग चोर चोर मौसेरे भाई वाली स्थिति है। और ये जो है, जो विकास में जो भ्रष्टाचार है उसके बंदर बाट में सभी शामिल हैं। तो ऐसे में कांग्रेस ये एक लोगों के सामने आशा है जिसे वो नवाचार के रूप में देख सकते हैं। जब से प्रदेश में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी और उत्तर प्रदेश के प्रभारी दीदी प्रियंका गांधी जी आई हैं, तो उन्होंने राजनीति में जो कांग्रेसियों के अंदर एक ऊर्जा भरी है और प्रदेश की जनता है वो उनकी ओर बड़े आशा भरी निगाहों से देख रही है कि वो इस प्रदेश के लिए कुछ नया करेंगी और इस प्रदेश का विकास संभव होगा। यही नहीं, उन्होंने देश की आधी आबादी, जो बेटी, अभी उन्होंने एक नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। पूरे भारत में आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, हमारी बेटियों की है, हमारी माताओं बहनों की है, जिन्हें हम आदर तो देते हैं, लेकिन उनका हक क्या है? जब आधी आबादी है, उनका नौकरियों पर, राजनीति पर, व्यापार पर, इस देश के प्रत्येक संसाधन में उनका आधा अधिकार है। लेकिन अगर इसको हम वास्तव में मूल्यों परखें तो ऐसा है नहीं। आप धरातल पे आप भी हैं, मैं है, सारा समाज धरातल में। आप देख लीजिए, महिलाएं बहुत पीछे हैं। ऐसे में राजनीति ही ऐसा एक रास्ता है जिससे बेटियों को, महिलाओं को उनका सही अधिकार मिल सकता है। 2022 के चुनाव में जैसे प्रियंका गांधी ने आरक्षण के तौर पर महिलाओं को टिकट देने की बात कही है, आपको क्या लगता है कांग्रेस को कितना इससे फायदा हो सकता है? कांग्रेस ने कभी भी राजनीतिक फायदे के लिए जाति, धर्म और लिंग का उपयोग नहीं किया है। ये जो पूरा मुहिम है, इससे आप राजनीतिक फायदे की जगह हम लोग इसको ऐसे लेते हैं कि ये आधी आबादी की हक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। जो आधी देश की आधी आबादी है, हमारी माताओं बहनों की, उनको हम आधा अधिकार दे रहे हैं। ये लाभ का विषय नहीं है, ये पार्टी के प्रण का और प्रतिज्ञा का विषय है। जो दीदी की प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा का विषय है। चुनाव जब नज़दीक आता है तो तब तमाम तरह की चीज़ें के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। इसे अन्य दल एक्सपेरिमेंट ही मान रहे हैं, तो इसीलिए मैंने पूछा कि आपको या कांग्रेस पार्टी को इससे कितना फ़ायदा है, नुकसान? चूँकि पार्टी ने हमारी प्रतिज्ञा की है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है। और ये आधी आबादी को, चूँकि अन्य दलों की एक सोच होती है, कोई जाति पर चल रहा है, कोई धर्म पर राजनीति कर रहा है, कोई प्रांतवाद पे कर रहा है, कोई मतलब विभिन्न वर्गों को बांट के राजनीति करती। कांग्रेस ने आज तक कभी बार बंटवारे की राजनीति नहीं की है। ये देश की आधी आबादी को उनका हक देने की, 50% की बात दीदी ने कही है। यही नहीं, उन्होंने ये कहा कि हम इसे अन्य राज्यों तक लेके जाएंगे। ये शुरुआत उत्तर प्रदेश की है, लेकिन पूरे भारत में ये मुहिम चलेगी आधी आबादी को उनका अधिकार देने की। आप कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और सिराथू विधानसभा में भली भांत लोग आपको जानते हैं। क्या लगता है कि आपको मौका मिलेगा 22 में? ये पार्टी की सोच है और मैंने आवेदन किया है। पार्टी को लगेगा कि हम अगर लड़ने लायक हैं, हम चुनाव पार्टी के फोरम को सही से कर सकते हैं तो हमको देगी। नहीं तो जो भी संभावित, जो भी मजबूत उम्मीदवार होगा, हम पार्टी के लोग हैं, हम कांग्रेस के सिपाही, हम उसके लिए हम उनके साथ चलने को तैयार हैं। उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहा जाता है कांग्रेस बहुत पीछे है, तब आप ऐसे में कैसे, अगर आपको टिकट मिलता है तो कैसे आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस विचार के रूप में और लोगों के जहन में पूरी मजबूती से है। उत्तर प्रदेश में आज भी मैं जिस गांव में जाता हूं, आज लोग कांग्रेस को कहते हैं, कांग्रेस को याद करते हैं, लोग कांग्रेस को चाहते हैं। अब हम जो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह प्रस्तुत करते हैं कांग्रेस को, ये तय करेगा कि वोट बूथ तक आ रहा है कि नहीं। कांग्रेस आज भी मजबूत थी, पहले मजबूत थी। मैं दावा करता हूं कि अभी तक 7% पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले चुनाव में कांग्रेस का वोट परसेंट रहा है। आगामी चुनाव में 2022 में इसका 10 गुना होना तय है। चलिए, आपका शुभ नाम? वेद प्रकाश पांडे, सत्यार्थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे आईपा से बातचीत करने के लिए।